सखी सहेली। सखी सहेली। कार्यक्रम सखी सहेली सुनने वाली सभी सखियों को और हमारे श्रोताओं को दीपा माहेश्वरी और रेणु चतुर्वेदी का नमस्कार। स्वागत है सभी का। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और हमारे सभी साथी कैसे हैं? बिल्कुल अच्छे होंगे क्योंकि संदेश जब आते हैं तो ऐसा लगता है कि हाँ वो भी इंतजार कर रहे हैं और हम भी उनका इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल। और बहुत सारे हमारे साथी हैं जो बैठे हैं अपने फोन के पास, अपने ट्रांजिस्टर के पास और कार्यक्रम के लिए बैठे हुए हैं। और आज हमने कुछ अलग अलग ढंग से अपनी बगिया सजाई है सखी सहेली की ना। तो घर की बगिया गुलजार कैसे होगी, बागों से होगी, फूलों से होगी, हरियाली से होगी, उसके बारे में हम थोड़ी सी बातें करेंगे दीपा जी। उसके बारे में भी करेंगे। और कभी कभी फोन नहीं उठाते कोई तो कभी कोई नाराज हो जाता है, तो ऐसा क्यों होता है? या कभी किसी को लगता है चलो जाने दीजिए, तो इस पे भी बात करेंगे। बिल्कुल। और देर ना हो जाए ये कितनी बार आपको कहना पड़ा, और क्या अपने काम करने के पहले आपने सोचा कि कहीं देर तो नहीं हो गई, या हमें ये काम कब कर लेना चाहिए? ये भी बहुत सारे विषय हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे। और अखिल भारतीय हस्तशिल्प सप्ताह शुरू हो रहा है। कितने हम समृद्ध हैं इस विषय में ये भी हम जानते हैं और जानेंगे थोड़ा सा और भी, है ना। और स्वतंत्रता सेनानी जो है मातंगिनी हाजरा, उनके बारे में भी जानेंगे कि क्या विशेष था उनके जीवन में, क्या ऐसा था कि वो वीरांगना कहलाई गई। और मतलब हमें तो जितनी जानकारी हमने जानी, मतलब ली, हासिल की, उससे तो लगता है कि विलक्षण, बिल्कुल अद्भुत। वैसे तो हर कोई सेनानी जो होता है वो अपने आप में ऐसा है कि हम बस बातें ही कर पाते हैं, सोच भी नहीं पाते शायद उस हद तक जिस हद तक उन्होंने वो संघर्ष किया होगा, है ना। तो हमें अपने साथियों को और सखियों को भी बताना चाहिए। बिल्कुल, हाँ। और ये बात है 29 सितंबर 1942 का वो दिन। कुल 6000 लोगों का जुलूस था और इसमें ज्यादातर महिलाएं थी। वो जुलूस तामलुक झाले थाने की तरफ बढ़ने लगा। पुलिस ने चेतावनी दी, लोग पीछे हटने लगे। मातंगिनी हाजरा जो उस वक्त 72 वर्ष की थी, एक वृद्ध महिला, आगे निकली और आगे सबके आगे उनके दाएं हाथ में तिरंगा था और कहा, मैं फहराऊंगी तिरंगा, आज कोई मुझे रोक नहीं सकता। वंदे मातरम के उद्घोष के साथ वो आगे बढ़ी। पुलिस की चेतावनी पर भी वो नहीं रुकी तो एक गोली उनके दाएं हाथ पर मारी गई। वो घायल हुई लेकिन तिरंगे को गिरने नहीं दिया। क्या बात है, ऐसी जुनूनी महिला। यानी रेणु जी ये देखिए 72 की उम्र में अगर हम आमतौर पर बात करें तो एक वृद्ध महिला के लिए हम कैसे घर में कहते हैं आप बैठ जाइए, आप ये मत करिए, आप आराम कीजिए, लेकिन इन्होंने कुछ ऐसा कर दिखाया जो सभी ने जाना और उसके बारे में आज भी नतमस्तक रहते हैं। इनका जन्म 19 अक्टूबर 1870 में पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले में हुआ था। वे एक किसान की बेटी थी। उन दिनों कुछ ऐसा था कि लड़कियों को ज्यादा पढ़ाया नहीं जाता था, इसलिए ये भी निरक्षर रह गई। उनके पिता ने उन्हें उनकी बहुत छोटी उम्र में ही विवाह कर दिया एक 60 साल के धनी पुरुष के साथ। तो जब मातंगिनी 18 वर्ष की थी तभी उनके पति की मृत्यु हो गई। सौतेले बच्चों ने फिर क्या किया, उन्हें घर से निकाल दिया क्योंकि उनके पति नहीं रहे थे। और अब जब उनके पास कोई चारा नहीं बचा तो वहीं मदीनापुर में के तामलुक में ही उन्होंने एक छोटी सी कुटिया अपनी बना ली, झोपड़ी, और वहां वो रहने लगी। तो यानी कि तामलुक थाने के पास में रहने लगी वो। ऐसे ही अकेले रहते रहते उनको लगभग 44 साल बीत गए। लोगों के घरों में मेहनत मजदूरी करती और उसी तरह से अपना पेट पालती थी और अपना घर चलाती थी। अकेली तो थे ही। धीरे धीरे लोगों से उनको जब जानकारी मिली कि देश की हालत ख़राब है, गुलामी के बारे में पता चला, उन्हें घर से बाहर निकली तो अंग्रेज़ों की हुकूमत का उन्हें पता चला, अत्याचार का पता चला। फिर वो लोगों से गांधी जी के बारे में जानने लगी। और एक दिन जब 1932 में उनकी झोपड़ी के बाहर से सविनय अवज्ञा आंदोलन की एक विरोधी यात्रा निकल रही थी तो 62 साल की हाजरा को न जाने क्या सूझा, वो भी उस यात्रा में शामिल हो गई। और सिर्फ शामिल ही नहीं हुई, उन्होंने नमक विरोधी कानून भी नमक बनाकर तोड़ा,
फिर गिरफ्तार हुई जैसा कि होना था, सजा मिली उन्हें और कई किलोमीटर तक नंगे पैर चलने की उन्हें सजा दी गई थी। और फिर उनका जज्बा यहाँ पर नहीं रुका रेणु जी, उसके बाद उन्होंने कर रोको प्रदर्शन में भी हिस्सा लिया, काला झंडा लेकर सबसे आगे चलने लगी। बदले में उन्हें क्या मिला? 6 महीने की जेल। जेल से बाहर आकर उन्होंने एक चरखा ले लिया और खादी पहनने लगी। लोग अब उन्हें बूढ़ी गांधी के नाम से पुकारने लगे। 1942 में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया था और नारा दिया था, करो या मरो। अब मातंगिनी हाजरा ने भी मान लिया कि आजादी का वक्त बहुत करीब आ गया है। उन्होंने तामलुक में भारत छोड़ो आंदोलन की सारी कमान संभाल ली। जबकि उनकी उम्र 72 पार कर चुकी थी, यह तय किया गया कि मिदनापुर के सभी सरकारी ऑफिस और जितने थाने हैं वहां पर तिरंगा फहराकर अंग्रेजी राज्य को खत्म कर दिया जाएगा। और ये हमने जैसा कि शुरू में ही बताया, 29 सितंबर 1942 का दिन किस तरह से वो वंदे मातरम का उद्घोष करती रहीं और गोली की उन्होंने परवाह नहीं की, तिरंगे को गिरने नहीं दिया। और देशभक्ति का जुनून जब 72 साल की मातंगिनी हाजरा पर इस कदर हावी था कि पहली गोली लगते ही उन्होंने बोला, वंदे मातरम। पुलिस ने फिर दूसरे हाथ पर भी गोली मार दी, वो फिर बोली, वंदे मातरम। लेकिन किसी तरह से झंडे को उन्होंने संभाले रखा और गिरने नहीं दिया। वंदे मातरम बोलती रहीं, झंडा ऊंचा किए रहीं और थाने की तरफ बढ़ती रहीं। तब तक एक और गोली उन पर चलाई गई। वो नीचे तो गिरी लेकिन झंडा जमीन पर नहीं गिरने दिया, अपने सीने पर रखा और जोर से फिर बोला, वंदे मातरम, भारत माता की जय। और वही उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। इतने ज्यादा जुनून के साथ जब उन्होंने प्राण त्यागे तो मतलब जाहिर सी बात है कि सब में बहुत ज्यादा जुनून लोगों में बहुत आया, रोष भी था, आक्रोश भी था। बिल्कुल आक्रोश था। और जो करो या मरो वाले जो नारा था, जिसको कहना चाहिए कि उन्होंने आत्मसात कर लिया था, उसको वो जी रही थी। सिर्फ उन्होंने नारे के तौर पर उसको नहीं लिया, बल्कि उसको उन्होंने बिल्कुल अपने तावीज की तरह पहन लिया था कि यही मेरे संकल्प है और यही मेरा जीवन है, यही मेरी सांस है। तो इस तरह से होता है ना कि कुछ करने की लगन हो तो फिर उम्र कहाँ देखती है, ना फिर वो जगह देखती है, ना मंजिल कहाँ होगी ये भी नहीं देखती है। तो यही हुआ मातंगी हाजरा जी के साथ, है ना। बाद में कोलकाता में मातंगिनी जी के नाम पर एक रोड का भी नाम रखा गया, हाजरा रोड। उनके नाम से डाक टिकट भी जारी किया गया। और विशेष बात यह है रेणु जी कि उनकी हर मूर्ति में उनके हाथों में झंडा जरूर होता है। जी हाँ। क्योंकि ये वही झंडा है जिसके लिए उन्होंने अपनी जान दी। और वंदे मातरम के उद्घोष के साथ ये नारा लगाते हुए ये गीत हम भी सुनते हैं। वंदे मातरम, 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 सुजलाम सुफलाम मलयज शिखलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे, सुजलाम सुफलाम मलयज शिखलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे, वंदे मातरम, सप्तकोटि भुजैत कर करवाले, बोला तेनु मैं
मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ये गीत सुनकर मन नहीं राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत हो जाता है रेणु जी? बिल्कुल, हमेशा होता है। और अपने देशभक्ति की जब बात आती है तो जाहिर है कि सभी में होना भी चाहिए ऐसा ही संचार। लेकिन हमारे देश में जो कहते हैं ना कि बहुत सारी संस्कृति है, बहुत सारी बोली है, और कोस कोस पर मतलब बानी बदल जाती है। पानी जैसे बदलता है उससे पहले तो बानी ही बदल जाती है, बोली बदल जाती है। और ऐसे ही कितनी जलवायु हमारे यहाँ, कितना समृद्ध है हमारा देश इस मामले में, है ना? बहुत ज्यादा। और जैसे देश सेवा की और देश प्रेम की हम बात कर रहे थे, तो उसी में ये बात बताना चाहते हैं कि आज है आर्मी सर्विस कॉर्प्स डे, सेना सेवा कोर स्थापना दिवस है आज। जी हाँ, तो इसकी भी ढेर सारी बधाई हो सभी को। जी, हमारे देश की ये जो तीनों सेवाएं हैं, जल थल वायु सेवा, ये हमारे देश की सीमा सुरक्षा के लिए तैनात रहती हैं। बिल्कुल। और यही वजह है कि हम सुरक्षित रहते हैं, हमारा देश सुरक्षित रहता है। और इनके प्रति हमारे मन में सम्मान होना ही चाहिए, क्योंकि हम उनके होने से हम हैं। बिल्कुल। और शहीद सैनिकों के लिए आज श्रद्धांजलि दी जाती है। और सैनिकों के जितने संगठन होते हैं उसमें कई कार्यक्रम भी होते हैं आज के दिन सखियों। और हम जो सामान्य नागरिक हैं, हमें लगता है कि हमारे लिए हम क्या करें, तो अगर कहीं उनके लिए कुछ कर सके तो अवश्य करना चाहिए। जैसे कि अगर अपने कोई पास पड़ोस में शहीद सैनिक के अगर परिवार है, जी जी, तो आप थोड़ा ध्यान दे सकते हैं उनके लिए, कुछ उनकी जरूरत का सामान लाके दे दें, उनके पास बैठ जाएं, उनसे बात कर लें, इतना भी काफी है। बिल्कुल। तो जरूरी नहीं है कि राष्ट्र प्रेम के लिए आप भी सेना या वहां पर सीमा पर जाएं, हम घर बैठे या अपने आस पड़ोस में भी कुछ तो थोड़ा सा अपना वक्त दे करके वक्त दे सकते हैं। उसके साथ साथ आगे बच्चों में ये संस्कार डाल सकते हैं कि हाँ वो सेना में भर्ती हो सकते हैं। अगर हम इस तरह से दिखाएंगे तो जाहिर है बच्चों के मन में भी लगेगा कि हाँ अच्छा इतना सम्मान मिलता है। या हम उनकी कहानी भी बच्चों को बताएंगे अगर, तो उन्हें लगेगा कि अच्छा ऐसे लोगों की कहानी बताई जाती है, तो हो सकता है कि हमारी भी कहानी बताई जाए कभी। तो बच्चों में भी ऐसे संस्कार आते हैं और आगे बढ़ते हैं देश के लिए। एक तो और बात है दीपा की, हम देशभक्ति की जो बात करते हैं वो सिंपल अगर हम सोचें तो सिर्फ सीमा पर या हम पानी में रहकर या हवा में रहकर ही नहीं सुरक्षा कर सकते, बल्कि हमारे देश में जो चीज़ें हो रही हैं, विकास में हाथ बटा सकते हैं या कुछ गलत ना करें, जो सार्वजनिक संपत्ति है उनको नुकसान ना पहुंचाएं, ये सब भी देशभक्ति की बात है। और वैसे भी हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं, 75वां वर्ष चल रहा है आज़ादी का, तो हम जितना भी करें, जितना भी सोचे कम है ना। और अगर देशभक्ति की बात आती है तो जो हमने जैसे कहा ना कि अलग अलग संस्कृति है, बोलचाल है, उन सबको जानने समझें, अपने देश को पहचाने कि कहाँ क्या है और हमारी संस्कृति कितनी समृद्ध है। और ऐसे ही जो हुनर है हमारे देश का, नृत्य की बात करें, गायन की बात करें, उसके साथ साथ हस्तशिल्प हमारा कितना समृद्ध है। हर प्रदेश की अपनी एक तरीके का हस्तशिल्प है ना, चाहे वो अलग अलग विशेषता है। हाँ विशेषता है, चाहे वो पंजाब की फुलकारी हो, चाहे कोई भी हो, बांधनी का काम हो, बंगाल के जो काथा काम है, बिल्कुल होता है, या बनारसी साड़ियाँ कह लीजिए, जरदोजी है, इस तरीके के बहुत सारे हैं। तो इसीलिए ये हफ्ता मनाया जाता है, यानी अखिल भारतीय सप्ताह हस्तशिल्प सप्ताह मनाते हैं, जो आज से चलकर 14 दिसंबर तक चलेगा। इसके लिए फिर वही बात आती है कि हम आपस में बातचीत करें, फिर से एक बार दोहराएं कि हमारे कौन कौन से प्रदेश में कौन कौन से हस्तशिल्प हैं, कैसे कारीगर हैं, कैसे क्या बनाते हैं, और उसके बाद कौन कौन सी चीजें हम कहीं कहीं छोड़ रहे हैं, उनको फिर से शुरू करें। अभी देखो सिंधी कढ़ाई कितनी हस्तशिल्प जो है वो अपने आप में कितनी अनूठी है ना, सुंदर लगती है, लेकिन अब वो करता नहीं है कोई। इसी तरह से कच्ची कढ़ाई जी बहुत सुंदर है, थोड़ा कठिन भी है, बहुत पहले सीखी थी और सच मानिए भूल भी गए कि वो कैसे की जाती है, क्योंकि शायद सिंधी और कच्ची एक साथ काफी कुछ मिलती है और उसमें कई प्रक्रियाएं होती हैं, यानी 4-5 एक के बाद एक टांके लगाने पड़ते हैं तब जाकर होता है। तो क्यों ना हम एक बार फिर से जिसको आता है वो आसपास में सिखाए उसको, या उसके बारे में चर्चा करें, और एक बार फिर हम दोहराएं कि हमारे देश में कितने प्रदेश हैं और उनकी कौन कौन से हस्तशिल्प हैं, और हम कैसे कैसे लोग बनाते थे, या आपके परिवार में किसी ने बनाया है कभी तो उसको संभाल कर रखिए। बिल्कुल, है ना। और वो कितना सुंदर लगता है कि जब संभाला हो, जब कोई पुरानी पेंटिंग ही हो या कोई जैसे मैटी का चादरें पहले बड़ी बनाई जाती थी, हमारी दादियां नानियां बनाती थी, तो उनके जब बाहर निकालते हैं साल में एक बार, भले ही चाहे त्योहारों पर, जी तो बहुत सुंदर लगता है। जी हाँ, तो बात फिर वही है कि हाथ की बनी चीजों की बात ही और है, और उसको हम पहचानें, एक बार फिर से आसपास उसको बताएं, तो इस तरह से उस परंपरा को हमें आगे बढ़ाना चाहिए, है ना। जी, और कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल। हमने कसम संग रहने की
आएगा रे उड़ के मेरा हंस परदेसी, खाई है रे हमने कसम संग रहने की, आएगा रे उड़ के मेरा हंस परदेसी। पहला मिलन मोसे नहीं रे सजन का, रहेगा सदा मिलना धरती गगन का। पहला मिलन मोसे नहीं रे सजन का, रहेगा सदा मिलना धरती गगन का। युग से वो है मेरा, युग से वो है मेरा, मैं उसकी रे खाई है रे हमने कसम संग रहने की, आएगा रे उड़ के मेरा हंस परदेसी। ऐसे तो नहीं उसके रंग में ढली मैं, पिया अंग लग लग के भई सांवली मैं। ऐसे तो नहीं उसके रंग में ढली मैं, पिया अंग लग लग के भई सांवली में। मेरे तन पे छाँव है, मेरे तन पे छाँव है, उसी की रे खाई है रे हमने कसम संग रहने की, आएगा रे उड़ के मेरा हंस परदेसी, हंस परदेसी। मेरा हंस परदेसी। भाई कसम कितनी भी खा लो लेकिन जब हम काम करना शुरू करते हैं जी। तो कहीं ना कहीं आलस से आ ही जाती है ना। समझ रहे हैं आप इशारा किधर लेकर? नहीं नहीं, इशारा नहीं है, देखो ये रोजमर्रा की बात है दीपा, है ना, होता ही है। हम सोचते हैं अच्छा बस कल से व्यायाम शुरू कर देंगे, योग शुरू करेंगे, आसन शुरू करेंगे, और कोई हॉबी हो तो वो भी बस अब चालू कर देंगे, लेकिन वो कल नहीं आता है। बिल्कुल, क्योंकि हमें लगता है हमने तो कल के लिए कहा था ना, क्योंकि कल जब आएगा तो हम फिर कहेंगे कि कल करेंगे। तो यानी कि आप बता रही कि टाल मटोल तो चलती रहती है, शायद थोड़ी के कहीं थोड़ी कहीं ज्यादा, लेकिन हर एक के जीवन में बिल्कुल चलती रहती है, ये बात तो सही है। लेकिन हाँ, टाल मटोल से नुकसान क्या है ये अगर आप सुनेंगे तो जाहिर है कि अगली बार नहीं करेंगे। बताइए, ऐसा है ना, क्योंकि नहीं बहुत सारे तो हैं ही, और जाहिर है कि हम सब ने अनुभव तो इसका जरूर किया होगा। हमारे साथी ने लिखा भी है कि देर के कारण अनेक हैं, उसके दोषी हम स्वयं हैं। एक कारण आलस से, अर्थात काम को टालना इसलिए
देर हो जाती है, देर ऐसी हो जाती है कि 1 मिनट के लिए ट्रेन छूट जाती है, देर ऐसी हो जाती है कि स्कूल की बस छूट जाती है, देर ऐसी हो जाती है कि हवाई जहाज़ छूट जाता है, और तो और देर ऐसी हो जाती है जिस शादी में हमें जाना होता है वहाँ से दूल्हा दुल्हन रिसेप्शन से ही उठ जाते हैं, और देर ऐसी ऐसी हो जाती है कि बुफे सिस्टम में लगे हुए खाने के स्टॉल उठ जाते हैं। हमेशा वक्त की अगर कद्र की जाए तो 1 मिनट का फासला कितना मायने रखता है, ये हमें देर से समझ में आता है। बिल्कुल। और ये टालने की देखिए यही बुराई है ना, अब टाल तो दिया उस काम को, अब जो जरूरी काम था वो भी रह गया रेनू जी, हाँ, है बिल्कुल। ना। और क्या होता है उसमें कि हमको लगता है कि चलिए जाना, शादी में तो जाना है, और अभी क्योंकि सीजन चल रहा है हमें लगता है जा रहे हैं, कल भी तो गए थे, कल भी जाना है, तो हो जाएंगे तैयार, थोड़ी देर है चले जाएंगे। बिल्कुल। और जैसे ये बता रहे हैं हमारे मित्र के साथी ने बताया कि स्टॉल उठ जाता है, जी हाँ। तो देरी का एक कितना बड़ा नुकसान है। नुकसान भी होता है, और कभी कभी तो जो मेजबान होते हैं उनकी तरफ से भी बहुत देर हो जाती है। लोग आते हैं, खाकर चले जाते हैं, और कभी कभी दूल्हा दुल्हन नहीं बैठते हैं, बिल्कुल। ऐसा भी होता है। और देर होने की वजह से अगर हम बात करें, अगर शादी की ही जैसे बात चल रही है, तो सारा खाना जो है, जो भी व्यवस्था होती है, उसकी खूबसूरती जो है, वो धीरे धीरे जैसे लगता है ना कि सिर्फ इंसान नहीं थकता है, जो पूरी व्यवस्था होती है, स्टॉल भी जैसे लगते हैं थके थके से हैं, भोजन ठंडा हो जाता है तो उनके भी सब चेहरे जैसे मुरझा से जाते हैं ना, कहीं ना कहीं ऐसा महसूस होता है। और उसके संग संग ये भी होता है कि एक आभा चली जाती है, जो खूबसूरती होती है, तुरंत कोई चीज सजती है, वो सारी धीरे धीरे खत्म होने लगती है। फिर जब चीजें ठंडी होती हैं तो वो मजा नहीं होता है खाने में। फिर उसके बाद की जो समस्याएं हैं बहुत सारी हो जाती हैं, लोग कम खाते हैं, फिर वो चीजें बचती हैं। तो आप ये सोचिए कि पूरा एक चक्र है, किसी भी चीज का समय से न होने की वजह से कितने नुकसान हो जाते हैं, है ना। और एक और पहलू है इसमें कि जब आप देर, हमें तो देर हो ही गई है, अब हमारे साथ अगर 2-4 और साथ में देर से जब साथ में, मान लीजिए जैसे ही शादी की बात है, हाँ। हमारे साथ साथ वो भी उस पार्टी में लेट आए, हमें बड़ा संतोष मिलता है, हम अकेले नहीं हैं। हाँ, है ना, ये भी रहता है। ये तो है ना। देखो, हम कहीं ना कहीं, जैसे हमने बहाने पर भी कार्यक्रम किया था, तो ये सब हम बहाने तलाशते हैं कि अगर आपके, चलिए हम 2 बहनें ही मान लो जा रहे हैं कहीं शादी में, या पति पत्नी जा रहे हैं, तो एक दूसरे में हो गया, जीवन साथी ने कहा अरे कितनी देर तुमने कर दी, उन्होंने कहा नहीं बाकी लोग भी तो है, हमसे भी तो पीछे लोग आ रहे हैं, हम आगे नहीं देखते कि हमसे पहले कितने लोग समय से आ चुके और उन्होंने कितना अच्छा काम किया। तो ये सारी चीजें हैं, और हम बस सब चीज के लिए बहाने तलाशते हैं कि नहीं नहीं बाकी लोग भी तो देर से आए, कोई बात नहीं। तो ऐसा नहीं है, आप बाकी को ना देखें, स्वयं जो काम है वो करें समय से। ऐसे ही खास बात तो ये है, ये तो शादी विवाह की बात हो गई या कहीं पार्टी में जाने की बात है, लेकिन वहीं अगर फॉर्म भरना है या जैसे ट्रेन पकड़ना है, हवाई जहाज पकड़नी है, हमें कहीं भी मतलब गंतव्य में जा रहे हैं, हाँ भी होते हैं, तो ये टालने की आदत जब हमें मालूम पड़ जाती है कि ये आदत तो मेरे अंदर है जी, तो अब यहाँ से हमें शुरुआत करना है कि हाँ मेरे अंदर ये आदत है, सबसे पहले उसे स्वीकार लें जी। जब स्वीकारेंगे तो शायद हम अपने अंदर वो बदलाव लेकर आ पाएंगे। बिल्कुल, अगर हमने स्वीकार कर लिया तो समझ लो कि हमने कदम रख दिया मंजिल की ओर और ये बिल्कुल तय है कि हम बदल ही जाएंगे। और फिर धीरे धीरे हम सोचें कि किस तरह से हम इसको पकड़ सकते हैं या इस आदत को छोड़ सकते हैं जी। और आप अभ्यास से तो कोई भी चीज की जा सकती है ना। बिल्कुल। तो जैसे अगर ट्रेन पकड़ना है और आपने निर्धारित किया कि नहीं हम बस 1 घंटे पहले घर से निकलेंगे, लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं हम और 30 मिनट पहले निकलेंगे तो ज्यादा सुकून से जाएंगे, तो आप और 30 मिनट पहले निकल जाइए। जी, उसमें जरूर बिल्कुल ये बात सही है कि क्योंकि हमारी आदत है टालने की तो हम टालेंगे जरूर, लेकिन मन मस्तिष्क को थोड़ा सा कठोर बनाना पड़ता है। और क्योंकि हमें ये आदत बदलनी है तो आप जो आप कह रहे हैं ना कि और आधा घंटा पहले, तो वो बिल्कुल वैसा तैयारी भी उसी तरह से कीजिए और निकल चलिए। अरे देखो एक बात बताएं, उसके बाद का अगर हम सोचेंगे तो मन कठोर नहीं करना पड़ेगा बल्कि सुकून मिल जाएगा, क्योंकि जो उसके बाद समस्याएं आती हैं अगर हम उनको याद कर लें तो जाहिर है कि आपको पहले ही बहुत राहत मिल जाएगी। कहीं कोई आपको ये नहीं लगेगा कि आप कहीं त्याग कर रहे हैं या बहुत महान काम कर रहे हैं, वो तो आपको 30 मिनट बाद करना ही है, अभी कर लीजिए। ऐसे ही कोई अगर आपको कहीं आवेदन देना है, नौकरी के लिए हो या कहीं प्रवेश परीक्षा के लिए देना है, कोई भी वस्तु है, फॉर्म भरना है जैसे, तो अगर आप उसको समय से कर लें तो आप ये ना सोचें कि अरे 30 तारीख है उसकी अंतिम तिथि तो हम 28 को कर लेंगे। जी, ऐसा मत करिए। आम सोच होती है, लेकिन बिल्कुल बच्चे तो क्या घर के बड़े भी बोलते ठीक है अभी है ना 30 तारीख, लेकिन तो तुम कल कर लेना, तुम परसों कर लेना, हम भी बोल देते हैं। बिल्कुल सही। लेकिन तुमने जैसे अभी कहा ना, एक शब्द कहा बहुत अच्छा है, आम बात होती है। तो हम आम क्यों बन कर रहे हैं, हम क्यों ना खास बन जाएं। जी, ये सोचें अगर हम कि हम खास बन जाएं और समय से काम करके और फिर मुस्कुराते हुए घूमें तो कितना अच्छा लगेगा। बिल्कुल, है ना। और कई और भी तो जरूरी काम होते हैं घर में हो या चाहे दफ्तर हो या आपका व्यापार हो, तो वो भी काम को आप कर सकते हैं। जी हाँ। तो टालने में, और टालने वाला इंसान हमेशा आपको व्यस्त सा दिखाई देगा, बिल्कुल करता कुछ नहीं, लेकिन ऐसा लगता है टाइम नहीं है मेरे पास, टाइम नहीं है मेरे पास, ये शब्द उनके मुंह से अक्सर आप सुनेंगे।
हाँ, ये कहना एक ना फैशन सा हो जाता है, और ये कहने से बड़ा अच्छा लगता है कभी कभी, और इसकी जो मतलब खराब आदत पड़ जाती है आपको, और बाकी लोगों पे आपको लगता है कि आपका प्रभाव बहुत अच्छा पड़ रहा है, जी। जबकि सच मानिए कतई इसका प्रभाव अच्छा नहीं पड़ता है। ये जो हम लोग बात बता रहे हैं ये आप सबको पता भी है, और ये जो दिखाने वाले हैं सब लोग पीठ पीछे यही कहते हैं फुसर फुसर करके कि ये फालतू में बस दिखाते रहते हैं, ये कोई व्यस्त व्यस्त नहीं है। तो और अगर कहें भी तो अगर आपका काम सुकून से हो रहा है तो आप अपने आप को देखें, अपने सुकून को देखें, अपने काम को देखें, वो ज्यादा बेहतर है। जी। है ना? और आप कहें तो एक गीत सुन ले, कहीं उसमें देर ना हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। साथ होती है, हर काम के साथ होती है। हर वक्त गया तो बात गई, बस वक्त की कीमत होती है। देर न हो जाए कहीं, देर न हो जाए, आ जाए ये मेरा मन घबराए। देर न हो जाए कहीं, देर न हो जाए। हम बात कर रहे थे कि टालते कैसे हैं,
और उसके क्या क्या नुकसान हो जाते हैं। हाँ नहीं, टालते तो हम हैं बड़े मजे से, ये तो सब पता है। इसके संग संग एक बात और है कि टालने से, जैसे तुमने कहा कि जितने दिन तक हम टालते हैं, जैसे कि हमने कहा 30 तारीख को उसकी अंतिम तिथि है किसी भी चीज की, तो अगर आज 15 तारीख है तो तब तक हम मतलब बाकायदा अगर हमने निश्चित किया कि 28 को हम करेंगे, तो पूरा वो 12-13 दिन तक हम अपने दिमाग को उलझा के रखते हैं। बराबर हम अपने मन में उसको दोहराते रहते हैं, अच्छा हमें ये काम करना है, या नहीं तो परिवार के सदस्य आसपास के लोग याद दिलाते रहते हैं ये करना है आपको। तो सारे लोग समझिए कि आप तब तक वो काम कर रहे हैं लगातार, वो 12-13 दिन तक मतलब मानसिक तौर पे चल रहा है। बिल्कुल जी। और मानसिक रूप से उलझना ज्यादा मुश्किल काम है। शारीरिक रूप से करके आप उसको खत्म कर दीजिए तो आप मन से भी हल्के और तन से भी हल्के, है ना। और पता नहीं क्यों ऐसा है, हम क्यों 10 दिन 8 दिन पहले कुछ काम क्यों नहीं कर पाते। अमूमन ऐसा देखा जाता है कि नहीं, वो हम खींचते ही चले जाते हैं, अपना महत्व दिखाते हैं, हमें लगता है कहीं ना कहीं। तो भाई सुकून से रहिए, समय से काम करिए, और फिर आपको ये ना कहना पड़े कभी कि अरे गड़बड़ फंस गए। और कभी कभी ये भी होता है कि कोई ऐसी आपात स्थिति आ जाती है, यानी कोई बीमार हो गया, या आपको अचानक कहीं और चले जाना पड़ा, या किसी और की बीमारी में, या कोई ऐसा दुर्घटना हो गई, कोई भी घटना ऐसी घट गई, या आकस्मिक कुछ भी हो सकता है, तो उन सब परिस्थितियों के लिए भी तैयार रहना चाहिए हमको। और इसलिए समय से रहते ही सारा काम अगर कर ले तो बहुत सुकून रहेगा, बहुत सुकून रहेगा। और सुकून की जैसे आपने बात की, तो सुकून कई जगह पे हम पा सकते हैं, तो बाहर जाने की क्या जरूरत है। अगर हम अपने घर में ही, अपने घर के आंगन में, या छोटा सा अगर बागीचा हो, तो कितना सुकून वहां ना मिले। बिल्कुल, केवल सुकून ही क्यों, स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। अब तो बराबर हम बात करते रहते हैं, लेकिन हाँ, घर में अगर छोटी सी बगिया बना ली जाए तो घर खूबसूरत भी दिखता है, खुशबूदार भी हो सकता है। और ये जो अभी मौसम चल रहा है, ठंड जो सर्दी का मौसम है, इसमें कई प्रकार के फूल हम उगा सकते हैं, अपने घर में हम लेकर आ सकते हैं, छोटे छोटे गमलों में क्यारियां बना ली, या अपनी मुंडेर होती है कईयों के घर पे, तो वहां पे भी आप रख ले, बहुत सुंदर लगेंगे। तो बहुत बहुत तरह तरह के फूल होते हैं रेणु जी, जैसे कैलेंडुला हुआ। हाँ, तो कैलेंडुला ये इसको कैसे उगाएं, तो इसको बीज से उगाया जा सकता है, और इसको पॉट मैरीगोल्ड भी कहते हैं। ये पौधा जो है ना, इसमें पीले नारंगी कलर के फूल खिलते हैं और बहुत सुंदर लगते हैं वो। और ये शुरुआती ठंड से लेकर के वसंत में आखिरी ठंड तक फूलता रहता है और जीवित रहता है ये पौधा। फिर इस पौधे को जरूरत क्या है, इसको धूप में ही, सीधी धूप में रखें तो ये बहुत अच्छा बढ़ता है। पानी की इसको आवश्यकता भी बहुत कम रहती है, और कभी कभी पानी देने पर ये पौधा अच्छी तरह से पनप सकता है। ऐसा जरूरी नहीं कि आप इसको रोज पानी डालें, 2-3 दिन में भी एक बार डालेंगे, ये फलता रहता है। और वैसे भी मौसम जब थोड़ी नमी वाला है, जैसे खासतौर से आजकल जो नहीं सूखता है, तो किसी भी पौधे में बहुत ज्यादा पानी की जरूरत ही नहीं पड़ती है। बिल्कुल। और अगर इसमें कभी ऐसा दिखा आपको कि फूल मुरझा रहे हैं, तो उन्हें हटा दें, खींच करके उसमें से हटा दें, ताकि पौधे में और नई कलियां इसमें खिल सके। क्योंकि जो मुरझा रहे होते हैं वो भी पौष्टिक तत्व जो है वो मिट्टी से या पानी से ले रहे होते हैं, तो अनावश्यक रूप से आप उन तत्वों को उधर न जाने दें, ताकि जो जीवित हैं उनको सारा तत्व मिले। तो ये किसी भी फूल के लिए ठीक रहता है कि अगर कोई मुरझा रहा है, कोई पत्ती मुरझा चुकी है, तो उसको आप निकाल दें तो ज्यादा बेहतर है। ऐसे ही आजकल मौसम है गुलदाउदी का, इसके फूलों से घर में एक सकारात्मक ऊर्जा तो आती ही है। इसके फूल जैसे कि बहुत बड़े होते हैं, सुवासित भी होते हैं, और इसमें होम गार्डन की मिट्टी जो है अच्छी रहती है। इसकी जड़ें काफ़ी छोटी होती हैं, इसीलिए ये सीजनल फूल है, पौधा है। सीजन के जो भी पौधे होते हैं जो मौसम में सिर्फ लगते हैं, वो बहुत आसानी से उखड़ जाते हैं, यानी जड़ें छोटी होती हैं। तो आप इसे पॉट में भी लगा सकते हैं, गमले में भी लगा सकते हैं। पौधा ऐसा है कि बहुत ज़्यादा इसमें भी देखभाल की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन थोड़ी सी देखभाल से आपका घर जो है बड़ा खूबसूरत दिखता है, ये बात तो है। और इसमें रंग भी बहुत तरह तरह के आते हैं, बहुत तरह तरह के होते हैं इसके। और जैसे आप गुलदाउदी के बारे में बता रहे हैं, एक और होता है डहलिया जी, तो ये भी बड़ी आसानी से इसको भी लगाया जा सकता है। इसे बीज से या कंद यानी ब्रांच थोड़ी सी तोड़ करके ये दोनों की मदद से लगा सकते हैं। और इसमें इसको भी धूप बहुत भाती है, इस पौधे को भी। तो अधिक धूप मिलने पर इसके फूल जो है वो बड़े आकार लेने लगते हैं। तो आपके घर में कहीं पर खूब अच्छे से धूप आती है तो इस पौधे को वहां रखिए। और डहलिया पर 4 से 6 जैसे ही थोड़ी थोड़ी शाखाएं आने लगे ना, तो आसपास से थोड़े थोड़े काटते चले जाएं, इसे हटाते जाएं, तो वो छोटा सा गुच्छा जैसा दिखने लगता है, यानी घना हो जाएगा। तो आप जब घर में मेहमान आए तो उठा करके उसको अंदर रख लीजिए, फिर आप उसको बाहर रख लीजिए। अब आप ये मत बोलिएगा कि हम यही करते हैं, कभी हम अंदर रखें कभी हम बाहर। नहीं, दीपा ने कहा है तो करेंगे हम लोग, बिल्कुल करेंगे। और ऐसे ही जीनिया लगा सकते हैं, इसको
इसको आप बालकनी में या छतों पर कंटेनर में भी लगा सकते हैं, यानी गमलों में भी लगा सकते हैं। धूप वाली जगह है इसके लिए बेहतर है। यानी आजकल के मौसम में जो भी फूल पौधे हम लगाते हैं उनको धूप चाहिए। रंगीन फूलों वाले जिनिया के बीजों को अंकुरित होने के लिए थोड़े गर्म तापमान की आवश्यकता होती है और लगभग 40 से 45 दिनों के बाद ये फूल खिलते हैं। इसमें ऐसा ही करें कि कुछ तने हाथ से, जैसे हम बार बार कह रहे हैं कि इसको आप घना कर लेंगे तो आपको एक झाड़ी नुमा सा लगेगा और बड़ा खूबसूरत लगेगा। और जितने इसमें ऊपर ब्रांचेस होंगी, शाखाएं होंगी, उतने ही फूल खिलेंगे तो एकदम हरा भरा रहेगा। बिल्कुल। और इसी तरह से हुआ नेस्टेट्रियम। नेस्टेट्रियम जो है, इसको बताने से पहले हम गीत सुनेंगे। अच्छा, 2 ही बचे हुए हैं जी, और कितने लगा सकते हैं हम लोग? अभी आज तो 2 ही प्रकार है, कभी और ज्यादा आगे भी बताएंगे जी। ठीक है। तो ये बहुमुखी फूल होता है रेणु जी। इसमें कई लोग जानते होंगे कि ये जो इसके फूल और पत्तियां हैं ना, ये खाए भी जा सकते हैं। अच्छा जी। और इन फूलों का जो चमकीला रंग होता है और बहुत सुंदर, बहुत ही मनमोहक सी सुगंध होती है इसकी। मतलब पूरे वातावरण में ऐसा लगता है कि क्या सुगंधित चीज है घर में। और इसको गमले और क्यारियों में बहुत आसानी से लगा सकते हैं। और जैसा बाकी सब पौधे हैं, इसे भी बहुत आवश्यकता नहीं होती देखभाल की, बस थोड़ी धूप दीजिए, थोड़ा पानी दीजिए, ये भी फल जाता है और थोड़ा सा प्यार दीजिए। बिल्कुल। ऐसे ही सिनेरेरिया, ये पौधा छांव में बढ़ता है। इसके फूल चमकीले और कई रंग के होते हैं, नीले, गुलाबी और ऐसे बरगंडी, सफेद, बैंगनी, लाल, बहुत सारे सब रंग होते हैं इसमें लगभग। ये ठंडे तापमान में बढ़ता है। पौधा बहुत ही नाजुक होता है और पर्याप्त सिंचाई करते रहें इसमें तो बहुत सुंदर रहेगा ये पौधा। लेकिन जल भराव को कोई भी पौधे सहन नहीं कर पाते, उसमें जब गलते हैं तो फिर उन्हें बचाना मुश्किल होता है। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें, क्योंकि पानी अगर थोड़ा कम होगा तो चल जाता है, हम उसको फिर से पौधों को जीवित कर सकते हैं। लेकिन अगर ज्यादा पानी हुआ तो फिर उन्हें बचाना मुश्किल हो जाता है। और जब बगिया सुंदर हो गई है तो सुंदर सुंदर गीत भी सुन लेते हैं। बिल्कुल। ये पौधे, ये पत्ते, ये फूल, ये हवाएं दिल को चुराए, मुझको लुभाए, हाय मन कहे मैं झूमूं, झूमूं मैं गाऊं, मन कहे मैं झूमूं मैं गाऊं।
बात तो बिल्कुल सही है कि जब घर में इस तरह से बागवानी की जाए, भले ही छोटी सी जगह हो, एक छोटा सा भी पौधा आप अगर लगा लेते हैं तो मन तो झूमने लगता है। बिल्कुल है ना? और इसी तरह हमारे एक सखी लिखती हैं कि घर की बगिया की बात करके आज मैं भी बहुत खुश हो गई हूँ और हमें बगिया का बहुत शौक है, तो फ्लैट में रहने के कारण ये शौक टेरेस गार्डन बना के पूरा किया। क्या बात। सबसे अच्छी बात यह है कि आपको अपना टेरेस गार्डन विकसित करने के लिए किसी कृषि ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती है, बस इसके लिए जुनून और आपके हाथों को थोड़ा गंदा करने की जरूरत होती है। और इसके अलावा एक टेरेस गार्डन को स्थापित करने में कम से कम 1 सप्ताह का समय लगता है और आप अपना पहला पौधा लगाने से 1 महीने के भीतर ही इसका लाभ ले सकते हैं। क्या बात है, बिल्कुल सही है। लेकिन हमारे एक साथी ने ये भी लिखा है कि हमारे पौधे मुरझा जाते हैं, तो भाई जैसे हमने अभी कहा कि कभी कभी हम पानी ज्यादा देते हैं, यानी कि कभी कभी हम ज्यादा प्यार करते हैं तो भी दिक्कत हो जाती है। तो एक निश्चित अंतराल पर सब चीज समझना होगा। और अब तो बहुत सारे आपको जानकारी मिल सकती है, छोटी मोटी पुस्तकें आप खरीद सकते हैं इसके बारे में, बहुत सस्ती आती है बागवानी पर। आसपास में लोगों से बात करके समझ सकते हैं कि कैसे किया जाए। किसी के आप अगर हरियाली देख रहे हैं तो उनसे भी बात करके आप जानकारी ले सकते हैं। वर्कशॉप भी बहुत होते रहते हैं रेणु जी आजकल, और आप कहीं थोड़ा सा तलाशेंगे ना तो आसपास कोई ना कोई एक बागवानी के शौकीन व्यक्ति आपको मिल ही जाएगा। जी, तो यानी कि बातचीत से, चाहे आप पढ़कर, चाहे आप इंटरनेट के माध्यम से जानकारी करिए, आपके पौधे नहीं सूखेंगे, आपका भी मन झूमेगा, नाचेगा हमारे साथ। और हमारे साथी ने बहुत अच्छा लिखा है कि देर पर जो हमने आज बात की, उन्होंने लिखा कि देर न हो जाए, ये विषय VBS के लिए लागू नहीं होता विविध भारती सेवा के लिए। हर कार्यक्रम का समय फिक्स है। अगर आप विविध भारती सुन रहे हैं तो घड़ी की तरफ देखने की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल, तो बात बिल्कुल सही है, आपने कहा। बहुत बहुत धन्यवाद जी, इनका धन्यवाद करते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि बागवानी जैसे आप कर रहे हैं और आप शौक रखती हैं, अब बज रहा है पीछे से मोबाइल, आपने सुना नहीं और आपने उठाया नहीं, अगर सुना भी है तो हाथ में मिट्टी लगी है तो नहीं उठा सकते ना। लेकिन ये भी बात है जी। लेकिन क्या होता है, जिसने फोन लगाया वो कभी कभी नाराज हो जाते हैं कि मेरा फोन आपने क्यों नहीं उठाया। बिल्कुल, अब ऐसे लोगों तो किसी भी बात पर नाराज हो सकते हैं। हाँ, लेकिन फिलहाल फोन की बात अगर है तो नाराजगी लोगों की लाजमी हो जाती है, क्योंकि कभी कभी दिल घबराने लगता है कि पता नहीं क्या कारण है, क्यों नहीं फोन उठाया। जी बिल्कुल। और ये देखिए ना, इतना ज्यादा आम और इतना रोजमर्रा के अपने जीवन में इतना हिस्सा बन गया है मोबाइल, हमें लगता है हम इसके बिना रह नहीं सकते। और इसके प्रति कभी कभी हम ना, आपको नहीं लगता, सुरक्षित से असुरक्षित सा महसूस करने लग जाते हैं कि अगर किसी ने फोन नहीं उठाया तो जैसे आप बता रही थी, बेचैनी शुरू हो जाती है, क्यों नहीं उठाया, क्या कर रही थी। यहाँ तक कि कभी हमारे भी घर में कभी सुबह सुबह किसी का फोन आ जाता है, सच मानिए घबरा जाते हैं। जी हाँ, इतनी सुबह क्यों फोन आया। तो हमारे साथी ने वैसे बहुत अच्छा लिखा है, फोन ना उठे, सच है घबराहट होती है। सामने वाले की परिस्थिति हमें पता नहीं होती कि वो मीटिंग में है या फिर ड्राइव कर रहे हैं। ऐसे में वोकल वॉइस मैसेज किया जा सकता है इमरजेंसी में, या व्हाट्सएप भी किया जा सकता है। और जो कर रहा है, जिसका फोन नहीं उठ रहा है, उसको भी उन्होंने लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है, खुद हमें धैर्य, सकारात्मकता का ध्यान से काम लेना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए अगर ऐसे मौके पर घबराहट हो रही है आपको। तो कोई जानबूझ के तो इग्नोर नहीं करेगा कि सामने बैठा बात करे और आपका फोन न उठाए। तो ऐसे में अगर आपको कहीं बुरा लग रहा है तो आप सामने बैठकर बात कर लें, और अगर किसी वजह से आपने नहीं उठाया और सामने वाला ज्यादा आहत है तो आप उसको क्षमा भी मांग सकते हैं, सॉरी भी बोल सकते हैं। ये बात बिल्कुल सच है। जो आपने आहत की बात बोली कि सामने वाले आजकल कई बार ऐसा हमने भी महसूस करा कि अहम का मुद्दा बना लेते हैं वो उसको। नहीं, आजकल क्यों, हमेशा से बनाते रहे। आजकल के लोगों को दोष मत दो भाई, है ना, ये तो हमेशा से रहा है। बुरा लग सकता है और बिल्कुल सही है, लेकिन जैसे कि इन्होंने बहुत अच्छा लिखा है कि हमें थोड़ा सोचना चाहिए, परिस्थिति से धैर्य से काम लेना चाहिए। हो सकता है कि जब तक वो उठा रहे हो तब तक फोन कट गया हो सकता है वो आप करें। फिर अक्सर ऐसा भी होता है कि दोनों लोग फोन मिलाने लगते हैं और वो इस स्थिति बिगड़ती जाती है। और कभी कभी क्या होता है, हम यहाँ पर हैं और दूसरा जो सामने वाला फोन लगा रहा है वो किसी और शहर में, उसको नहीं मालूम है। अब मेरे पास कोई जरूरी काम आ गया है, मैंने बोला, तुरंत बोल दिया कि अभी फोन रखती हूँ, बाद में करूंगी। सामने वाले को इतना ज्यादा बुरा लग जाता है और वह कहता है कि तुम बिल्कुल अच्छे नहीं हो, तुम मेरी पूरी बात नहीं सुनते और तुम हमेशा फोन रख देते हो। तो मेरे एक मित्र हैं, उन्हें समझाना पड़ा कि देखो क्या होता है, घर में कई काम होते हैं, मैं एक महिला भी हूँ, ठीक है, मैं आपकी दोस्त हूँ, लेकिन एक घर में एक महिला की बहुत सारी जिम्मेदारियां होती, सबकी होती है, लेकिन इनकी कुछ ज्यादा ही होती है। हमें सवेरे के भी काम करने होते हैं, अगर घर से बाहर निकलना होता है तो सारे इंतजाम पीछे के देखने होते हैं। तो आजकल तो चलिए बहुत हमें सुविधा है, हम स्पीकर पे ऑन करके बात कर लेते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसा होता है कि हमको एकदम धड़प से बोलना पड़ता है, अभी फोन रख रही हूँ, बाद में करती हूँ। लेकिन कई बार सामने वाला नहीं इस बात को समझ पाता। हाँ, देखिए उसके लिए क्या होता है, कभी आप सब्जी छौंक रहे हैं या रोटी बना रहे हैं तो आप स्पीकर पे वाली जो बात है वो भी
प्रैक्टिकली संभव नहीं जी, है, जी। तो व्यवहारिक रूप से वो उस समय भी संभव नहीं होती है। तो आपको समझना चाहिए, बहुत सारे ऐसे समय हैं, कभी कभी कोई पेट्रोल पंप पर खड़ा है, हम गाड़ी में पेट्रोल डलवा रहे हैं, जी। ऐसे भी समय होते हैं, है ना, जी। या गाड़ी चला ही रहे हैं, तो वैसे जी। तो हम बहुत प्रवचन देते हैं कि गाड़ी चलाते समय फोन मत फोन ना उठाइए, उठाइए। लेकिन सामने वाले ने नहीं उठाया तब ये नहीं सोचते कि गाड़ी वो चला रहा होगा, है ना। जी, जी। तो भाई ये सारी चीजें जो हम कहते हैं कि इस समय फोन ना उठाएं, उस समय फोन ना उठाएं, तो ऐसा ही कोई समय तब भी आपका भी फोन नहीं उठेगा ऐसे समय पे, है ना। बिल्कुल हो जाता है। और जो दुपहिया वाहन है, वाहन जी। जो चलाते हैं, आपने उनको देखा होगा, वो हेलमेट के अंदर फोन दबा जी। लेते हैं, क्योंकि उनका काम, हमने पूछा एक बार किसी से कि आप ऐसा क्यों करते हैं, ये गलत है, तो बोलते हैं वो हमारा काम इस तरह का है कि अगर हमने फोन नहीं उठाया जी। तो हमारा व्यापार चला जाता है, तो जी। हमें हर वक्त फोन पर रहना ही होता है। तो इस तरह की भी समस्याएं कभी कभी सामने आती हैं। हाँ, तो उसके लिए जो अब अक्सर बात होती है कि ईयरफोन लगाकर काम करें, बात करें, वो ज्यादा सुविधाजनक है, जी। है ना। और जी। उसमें भी कोशिश करें कि एक कान में लगाएं ईयरफोन और दूसरा आप बाकी लोगों के हॉर्न सुनने के लिए खोल कर रखें, है ना। जी। तो ये सारी चीजें थोड़ी सी हैं जिसमें कि हमें कोई व्यावहारिक सा रास्ता अपनाना होगा। और ये जो हमने कहा ना कि हम इन जगहों पर कहते हैं कि फोन मत उठाओ, मत करो, तो जब हमारा फोन ना उठे तो हम ये समझ जाएं कि सामने वाले का यही स्थिति होगी, सामने वाला इसी परिस्थिति में होगा, है ना। बिल्कुल, बिल्कुल। और बहुत सारे ऐसे समय होते हैं आपका मन से बहुत उलझे हुए हैं, आप नहीं बात करना चाह रहे हैं, तो जरूरी तो नहीं कि हम इस समय आपसे बात करें ही या फोन पर बात करें। बिल्कुल। नहीं इच्छा है हमारी, हो सकता है कि हम बहुत ज्यादा खुश हों या बहुत ज्यादा दुखी हों, बिल्कुल। तो और कुछ भी हो सकता है। निर्भरता भी बहुत आ गई है रेणु जी। जी इसकी, और सुविधाएं भी बहुत हैं बिल्कुल। मोबाइल पे रहने के और मोबाइल से जानकारी लेने की। लेकिन अगर कभी नहीं उठाया तो क्या हो गया, अगर सामने वाला ये सोच ले कि ठीक है भाई वो लगाएगा फोन या दे देगा या जवाब देगा, तो उसमें क्या बुराई है? एक स्थिति और भी आती है, इस पर हम चर्चा करेंगे, एक गीत सुनते हैं, इस पर और भी चर्चा करेंगे चलिए। कि कभी कभी हम ऑनलाइन दिखते हैं और जवाब नहीं दे रहे होते हैं, वो बहुत विस्फोटक बहुत स्थिति होती है। उससे पहले हम एक गीत सुन लेते हैं, तब हम उसकी बात करते हैं, जी। है ना। आँखों आँखों में, आँखों आँखों में बात होने दो, मुझको अपनी बाहों में सोने दो। ना आँखों आँखों में बात होने दो, हाँ, मुझको अपनी बाहों में सोने दो। शादी हो जाने दो, शादी हो जाएगी, पहले मीठे सपनों में खोने दो। ना आँखों आँखों में बात होने दो, मुझको अपनी बाहों में सोने दो। शादी हो जाने दो, शादी हो जाएगी, पहले मीठे सपनों में खोने दो। ना जी आँखों आँखों में बात होने दो। मन का पंछी डोले, अच्छा प्रीत की बोली बोले, बात बढ़ेगी आगे लेकिन हौले हौले, क्यों मन का पंछी डोले, आहा प्रीत की बोली बोले। हर बात बढ़ेगी आगे लेकिन हौले हौले, कब तक इंतजारी, उम्र पड़ी है सारी, दिल को जरा दिल में समोने दो, आँखों आँखों में बात होने दो, मुझको अपनी बाहों में सोने दो। शादी हो जाने दो, अरे शादी हो जाएगी, पहले मीठे सपनों में खोने दो। ना 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 ना, आँखों आँखों में बात क्या समझी। पहले भी बरखा थी, तो क्या हुआ? पर ऐसी कहाँ थी। अच्छा हाँ, पहले भी बरखा थी, ऐसी ना भली थी।
फूल बनी है अब तू, पहले बंद कली थी समझी। पहले भी बरखा थी, ऐसे ना भली थी। अरे फूल बनी है अब तू, पहले बंद कली थी। दिल में आग लगी है, दिल की आग बुझेगी, मोती पहले नथ में भिगोने दो। आंखों आंखों में बात होने दो। अरे मुझको अपनी बाहों में सोने दो। शादी हो जाने दो, शादी हो जाएगी, पहले मीठे सपनों में खोने दो। नाजी आंखों आंखों में बात होने दो, बात होने दो, बात हो। वाह दीपा, जैसे तुमने कहा ना कि सुबह सुबह किसी का फोन आता है तो डर लग जाता है जी। तो ऐसा तो नहीं कि सपने में रहती हो तुम? भाई हम सपने में खोए रहते हैं या हम खोना चाहते हैं, जी। यानी कि ज्यादा रात हो जाए तो भी डर लग जाता है कि फोन तो नहीं क्या? आया, क्यों आ और गया। एक होता है ना मन में, हम पहले गलत चीजें, गलत जो बातें ना वो बहुत जल्दी आ जाती है। जी। कितना भी हम यहाँ पर बोल लें पॉजिटिव रहना चाहिए, पॉजिटिव नहीं, रहना चाहिए। ये गलत नहीं है क्योंकि सच बात है। ये हम इसलिए और बता रहे हैं दीपा कि ये बात गलत नहीं है। सच में बहुत सुबह और बहुत रात में किसी को फोन न करें आप तो बेहतर है। जी, बिल्कुल। और जब फोन नहीं उठता तो उसका एक ये भी कारण है कि बहुत सारे लोग सुबह कुछ नहीं बात करना चाहते हैं किसी से भी, वो अपने साथ रहना चाहते हैं, जी। प्रकृति के साथ रहना चाहते हैं। तो आप समझ जाइए कि क्यों नहीं फोन उठा रहे हैं। बिल्कुल। और हर तो आप इंसान का- जी। हो सकता है तो नहीं कि आपने गलत समय पे फोन किया है, तो एक बार हम अपना आकलन तो करें, बिल्कुल, है ना। हम बस ये सोच लेते हैं सामने वाले ने फोन क्यों नहीं उठाया। तो इसके लिए और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर हम चर्चा करना जी। चाहते हैं, जैसे कि आपने बहुत सुबह या बहुत रात में तो नहीं फोन जी। किया है, और जैसे है ना? आप बता रही थी ना कि ऑनलाइन अगर कोई जी, दिख जाता है, हाँ। तो और अगर उसने फोन लगाया और कभी आप उसी वक्त ऑनलाइन किसी वजह से हट गए, तो वो तुरंत मैसेज आता है, देखो 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 तुम अभी ऑनलाइन थी और तुम अभी मेरा फोन नहीं उठा रही हो। हटना तो दूर दीपा, कभी कभी है कि हम उस समय भी ऑनलाइन हैं और हो सकता है कि हम कुछ ऐसी जानकारी उसमें से निकाल रहे हों, कहीं कोई आवेदन के लिए उसमें लिख रहे हों, जी। क्योंकि अब फोन में सिर्फ फोन पे बातचीत नहीं होती बल्कि वो हमारे नोट का भी काम करता है। अब हम कागज कलम लेकर नहीं बैठते, उसी पर लिखते पढ़ते भी हैं। जी। तो हो सकता है हम कुछ कहानी लिख रहे हो, कोई कविता लिख रहे हो, इसलिए हम ऑनलाइन तो दिख रहे हैं, बिल्कुल। लेकिन हम इस समय जवाब देने की स्थिति में नहीं नहीं है। है। तो जैसा हमने कहा था कि ये जो विस्फोटक स्थिति होती है, कृपया उसे ध्यान रखें। हो सकता है हम कोई आवेदन कर रहे हो, गूगल से कोई जानकारी ले रहे हो, कहीं जी, कॉपी पेस्ट जी। कर रहे हो, ऐसे तमाम चीजें हैं जो आप जानते हैं साथियों। तो ध्यान रखें कि जरूरी नहीं कि जो ऑनलाइन है वो आपके लिए ही ऑनलाइन है, बिल्कुल, है ना। और कई बार ऐसा भी होता है ना कि किसी किसी की आदत होती है वो बहुत लंबी बातें करता है। मान किसी लीजिए किसी अगर की आपको बहुत ये सारे पता है कि दीपा फोन करेगी तो ये आप बहुत लंबी बातें करेगी। तो हो सकता है आप उस वक्त चाहें, या आपका पारिवारिक समय है तो आप चाहती हैं कि अभी मैं इससे बात नहीं करूंगी, मैं इससे कल जरूर लगाऊंगी, जी। लेकिन अभी तो मैं इससे बात नहीं करूंगी। नहीं, उससे पहले देखो क्या बात है ना दीपा, जैसे तुमने पहले लंबी वाली बात कही, जी। तो जब हमारा फोन अगर नहीं उठता है तब हम सोचे कि हम क्या क्या करते हैं जिस वजह से हमारा फोन नहीं उठ रहा है ना। इसके दो वजह है। पहला तो ये कि हम बहुत लंबी अगर बात करते हैं या बोरिंग बात करते हैं या फालतू की बातें करते हैं, फालतू जी। के सवाल करते हैं, जी। इसलिए भी हमारा लोग फोन तो नहीं टाल रहे हैं। तो ये भी तो सोचे हम, ये आकलन करने की आकलन जरूरत है। करने की जरूरत है। जी। और समय, जैसे हमने कहा, समय आप आकलन करें, या ऑनलाइन में वो और कोई काम कर रहा होगा ये सोचे। तो ये तो हो गया, पहले हम आकलन करें कि हम कैसी बातें करते हैं। दूसरा, जैसे तुमने कहा कि ये बहुत बड़ी अच्छी बात है कि हम कभी कभी ऐसे दोस्तों के पास से बात नहीं करते उस समय, ताकि हम जल्दी बात नहीं करना चाहते हैं, शॉर्टकट नहीं करना चाहते हैं, लंबी इत्मीनान से बात चाहते हैं। हो सकता है आपसे, आप बहुत आत्मीय हैं, जी। तो हम आराम से करेंगे। तो ये भी बहुत अच्छी बात है, ये भी सोचिए बहुत उसको। अच्छी बात है। और कभी कभी फोन हम जो ये बोलते हैं ना कि सामान्य से अलग समय पे उठा सकते हैं, बशर्ते अगर वो दोस्त आपका बहुत घनिष्ठ है या जी। परिवार का कोई सदस्य है या कोई रिश्तेदार है, जिसे ये पता है कि हाँ मैं इसको कभी भी फोन लगा सकता हूँ या कभी भी फोन लगा सकती हूँ। जी। तो अगर हमारे पास भी उनका फोन आएगा तो हम भी बहुत नॉर्मली फोन उठाते हैं, या हम उनका उठाते नहीं है तो तब भी वो बुरा नहीं मानते या वो दीपा देखो, नाराज नहीं ये सारी चीजें जो है ना, हाँ। वो वैसे जो संबंध होते हैं उनके आगे तो कोई भी नियम नहीं चलता। जितने भी बातें हम बता रहे हैं कोई लागू नहीं होती, ये हम सब जानते हैं कि कुछ चीज जो होती हैं वो सारे नियमों से परे होते हैं। तो उनके लिए ये बातें हम नहीं कर रहे हैं, बल्कि जो हम बाकी सामान्य दिनों की बात कर रहे हैं। और अक्सर ऐसा भी होता है कि हमारा नंबर हो सकता है बदला, आपने कोई नया नंबर आपने लगाया है और हमारे पास वो सुरक्षित नहीं है, हमारी डायरी में नहीं है, तो हम अक्सर नहीं उठाते हैं। बहुत सारे लोग अननोन नंबर नहीं उठाते हैं। तो ये आप सोचिए, और उसकी वजह भी बहुत सारी हो सकता है कि उनके साथ कोई ऐसी घटना हुई हो इसलिए वो नहीं उठा रहे हैं, या
कोई बहुत जैसे चीजें बिकती हैं या कोई इंश्योरेंस की कंपनी के फोन आते रहते हैं, बैंक के फोन आते रहते हैं, उससे हो सकता है वो बहुत परेशान हो चुके हों, चिड़चिड़ा रहे हों, इसलिए उन्होंने कहा कि अब आज हम फोन ही नहीं उठाएंगे। है ना? ऐसा भी हो जाता है। जी। और कभी-कभी वाकई में ऐसा होता है कि फोन तो लगाया है लेकिन वो नंबर मिला नहीं जी। अगले को, लेकिन उनको क्या लगता है हमें लग रहा है कि हमने तो फोन लगाया था, आपने क्यों नहीं उठाया। हाँ। अब हम बोल रहे हैं सामने वाले को कि नहीं आपका फोन नहीं आया, तो वो नाराज हो जाते हैं, क्यों, मिस कॉल तो आया होगा। तो भाई सच बात है कि बहुत सारी चीजें हैं और ये टेक्नोलॉजी की चीज है, मशीन की चीज है, धोखा तो नहीं कह सकते, हाँ, लेकिन कभी कभी भ्रमित कर देती हैं कि हमें लगता है कि हमने मिलाया और रिंग वहां नहीं पहुंची, क्योंकि अक्सर आपने ये भी अनुभव किया होगा साथियों कि आपकी रिंग नहीं गई और उन्होंने फोन उठा लिया। तो ऐसा जब होता है तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको रिंग सुनाई दे रही है कि जा रही है और वहां ना पहुंची, नहीं पहुंची, है ना? कभी कभी मिस कॉल की जो नोटिफिकेशंस होते हैं वो भी दूसरे दिन तक या कभी शाम तक आते हैं, और हो सकता है वो वाला कॉल बहुत जरूरी हो। तो जिसने बहुत जरूरी समझ के फोन लगाया तो उन्हें भी ये समझना चाहिए कि हाँ वाकई में आए, शायद वो बाद में लगाएगा, या आप तुरंत उन्हें जल्दी से व्हाट्सएप कीजिए या नॉर्मल एक मैसेज कीजिए जी, और ताकि वो फोन लगा सके। हाँ, और वो जो संदेश आते हैं वो भी बने बनाए रहते हैं, उसमें सिर्फ आपको एक टिक करना होता है, तो वो कर सकते हैं। यहीं पर एक बात और आती है, जैसे कि अगर आप ऐसी स्थिति है, जैसे हमने कहा आप रोटी बना रहे हैं, कर रहे हैं, तो उस समय अक्सर हमारी भी गलती होती है, मतलब जो फोन नहीं उठाते हैं तो हम घंटी बजने देते हैं। ऐसे समय पर कुछ ऐसी बातें होनी चाहिए कि हम फोन काट दें, यानी कि हमने तो समझ तो लिया कि आपका फोन आ रहा है, लेकिन हम ऐसी स्थिति में हैं कि हम नहीं उठा सकते, तो हमने काट दिया है, हम करेंगे इत्मीनान से। तो ये बात भी ध्यान रखना चाहिए कि आपको काटने से ठीक रहेगा फोन या क्या करना रहेगा, या जो संदेश है, जैसे कि अक्सर जो संदेश वाला जो होता है, मैसेज वाला, उसमें आप भेज सकते हैं कि हम थोड़ी देर बाद कॉल करेंगे या जैसा भी, या हम मीटिंग में हैं, कुछ भी आप ऐसा भेज सकते हैं। तो ये कुछ रास्ते हैं जिनकी की हमें देखना होगा, तलाश करना होगा, और ताकि जो संबंध है हमारे वो बने रहें और मधुरता बनी रहे। और अब जब फोन लगाएं तो नाराजगी ना लें। बिल्कुल सही बात है। तो और अब कुछ और आप छोटी सी बात बोलना चाहती हैं, या हम विदा लेने का भी समय होता चला जा रहा है? अरे विदा होने का समय है तो हम बातें तो बहुत सारी करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर सकते। जब घड़ी जब कह देती है ना टिक 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 और समय समाप्त, तो फिर हमें विदा ही लेना पड़ता है ना? जी बिल्कुल। तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन साथियों तो जानते ही हैं, तो आज हम यहीं पर सखी सहेली कार्यक्रम समाप्त करना चाहते हैं। तो रेणु चतुर्वेदी और दीपा माहेश्वरी का नमस्कार।